Okay, so hi everyone. This is GCP training day 14. So as यूजुअल जैसा हम करते हैं सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे. So जल्दी से बता दो क्या क्या पढ़े थे हम लास्ट लेक्चर में. So फर्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस. कोई बताएगा क्या है ये? करेक्ट. तो अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम्स वगैरह सारे फिक्स रहते हैं, है ना? इस टाइप का डेटा है अगर, और वो डेटा मुझे सेव करना है, तो मैं कहाँ पर सेव कर सकता हूँ? इन द क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस. ठीक है? लास्ट डे हमने ये भी सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस, राइट? हाउ टू क्रिएट. उसके बाद एक और चीज़ देखिए, अगर मैं क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस बना रहा हूँ, राइट? तो वहाँ पर मुझे 3 ऑप्शंस मिलते हैं. पहला ऑप्शन कौन-सा कौन से टाइप का डेटाबेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ? बताओ? पहला होता है मायस्क्ल, ठीक है? दूसरा और कौन से टाइप का बना सकता हूँ? पोस्टग्रेस टाइप का, ठीक है? और तीसरा कौन-सा होता है? सीक्वल सर्वर, विंडोज़ टाइप का, राइट? ओके. सो ये 3 टाइप होते हैं. मेनली थिंग तुम लोगों को मैंने बोला था कि इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से एक चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि इसका जब हम प्राइवेट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, क्या कनेक्टेड प्राइवेट कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी। प्राइवेट कनेक्टिविटी. तो एक बात बताओ, जो इंटरनल मैपिंग होती है फॉर द क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस से तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आर्किटेक्चर अगर तुम एक्सप्लेन कर पाते हो इन केस इंटरव्यूज में, तो एक बेटर इम्पैक्ट करता है तुम्हारे इंटरव्यू में, राइट? सो बेसिकली जी। क्या होता है, हमारा जो क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस होता है वो कहाँ पे बनता है? वो गूगल क्लाउड के नेटवर्क करेक्ट. क्लाउड गूगल क्लाउड के प्रोजेक्ट में बनता है. प्रोजेक्ट में बनता है। गूगल प्रोजेक्ट में बनता है. ये क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस एज अ मैनेज सर्विस है, और ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं रहता, ये रहता है गूगल के प्रोजेक्ट. गूगल के प्रोजेक्ट पर रहते हैं। ओके. तो ये याद रहेगा. अभी हाँ। कैसा होता है कि जब हम प्राइवेट कनेक्टिविटी, क्योंकि देखो जब तुम कोई भी सीक्वल सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन के साथ जब तुमने काम किया होगा, राइट? तो वहां पर क्या होता है, तुम एक वर्चुअल मशीन लेते हो, एक स्टैंड अलोन वर्चुअल मशीन लिया. उसके अंदर कोई भी डेटाबेस जो मैंने 3 ऊपर मेंशन किया, कौन कौन से टाइप के, या तो मैं माई सीक्वल इंस्टॉल करूंगा, पोस्टग्रेस करूंगा, या सीक्वल सर्वर करूंगा. एक तरह के डेटाबेसेस हैं ये, सीक्वल डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस. तो वो मुझे मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा. और जब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करता हूँ मैं, तो मेरे को क्या चाहिए? फुल कंट्रोल. फुल फुल कंट्रोल. कंट्रोल। अब कैसा होता है, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस एक मैनेज सर्विस है. तो गूगल क्या करती है कि मैं सारा इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीजें मैं संभाल रहा हूँ, है ना? इसलिए मुझे फुल कंट्रोल चाहिए. तो ये जो क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस है वो एक्चुअल में बनता कहाँ पर है? गूगल के खुद के प्रोजेक्ट में, है ना? अब क्या होता है कि अब क्रिएशन तो हो गया, जब हम क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस बनाते हैं वो गूगल के प्रोजेक्ट में बन जाता है. बट तुम्हें लग रहा होगा यार कि वो तो गूगल के प्रोजेक्ट में है, तो वो हमें क्यों एक्सेस होता है, हमारे प्रोजेक्ट में कैसे एक्सेस होता है? ऑब्वियसली, राइट? हम्म। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब तुमने लास्ट टाइम देखा होगा कि जब हम प्राइवेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे थे, तो उसने एक कनेक्शन सेटअप किया था. क्या किया था? कनेक्शन सेटअप करता है. तो बेसिकली ये कनेक्शन सेटअप क्या होता है, जो तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट होता है, उसका एक तुमने कनेक्शन सेटअप के सामने से एक वीपीसी डिसाइड किया था. तो उस वीपीसी के साथ गूगल के प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस बना है ना? उसका जो वीपीसी क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस जहाँ बना है, उसके साथ हम करते हैं वीपीसी पियरिंग. क्या करते हैं? पियरिंग. बेसिकली ये हम नहीं करते, ये गूगल खुद करती है. तो आगे यस, करेक्ट. जब हम कनेक्शन सेटअप करते हैं ना, तो वहां पर देखना, क्लिक करते हैं हम कनेक्शन सेटअप, देन वो पूछता है कि एपीआई एनेबल करो, राइट? उसके बाद बोलता है वो साइडर रेंजेस डिसाइड करो जहां से कम्युनिकेशन होगा, तुम कौन से नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हो. सो ये सारे इंफॉर्मेशन जैसे हम देते हैं, गूगल क्या करती है, हमारा प्रोजेक्ट और गूगल क्लाउड का प्रोजेक्ट जहां पर हमारा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस बना हुआ है, उसके साथ स्टैब्लिश करती है वीपीसी पियरिंग. इसीलिए हमारा जो वीपीसी है वो
हमारे क्लाउड SQL इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर पाता है बिना किसी प्रॉब्लम के और इंटरनली। वैसे भी डेटाबेस है तो हर कोई चाहता है कैसा डेटाबेस हमारा प्राइवेटली एक्सेसिबल हो, ना कि पब्लिकली, राइट? सो इस तरह से जो हमारा क्लाउड SQL इंस्टेंस है वो प्राइवेटली कम्युनिकेट करता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ, और अगर हमारे प्रोजेक्ट में एक्सेस है, हमारे वीपीसी में एक्सेस है, इट मीन्स कि हमारे रिसोर्सेज भी उसको सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हमने ये सीखा। उसके बाद तुम अगर देखे होगे तो लास्ट टाइम हमने कुछ और फीचर्स देखे थे जब हम क्लाउड SQL बनाते हैं। ये एक मैनेज सर्विस है। तो इसका जो एचए हो गया, हाई अवेलेबिलिटी, मतलब कि जैसे नॉर्मल स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था मैंने रीजन क्या होता है, राइट? एक रीजन में हमारे पास कॉमनली 3 ज़ोन्स होते हैं, है ना? ज़ोन्स ज़ोन्स होते हैं, राइट? तो अगर मैंने हाई अवेलेबिलिटी मोड में क्लाउड SQL का इंस्टेंस बनाया है, इट मीन्स कि मेरे हर एक ज़ोन में मेरे जो क्लाउड SQL इंस्टेंस है उसका रेप्लिका अवेलेबल होगा, मतलब उसका एक इंस्टेंस स्टैंड बाय अवेलेबल होगा। तो इन केस अगर इस ज़ोन में कोई दिक्कत आया, ये वाला सर्व करेगा। इस ज़ोन में कोई दिक्कत आया, ये वाला सर्व करेगा, राइट? और वैसे तीनों ज़ोन में एक साथ ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें डीआर सेटअप करना पड़ता है, डिज़ास्टर रिकवरी, शायद स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है? सो ये फीचर अवेलेबल होता है। प्लस हमने देखा था एक पॉइंट इन टाइम रिकवरी होता है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में हम रिकवर कर सकते हैं हमारे डेटाबेस को, ये भी फीचर हमने देखा। सो क्लाउड SQL इंस्टेंस जो है एज़ अ मैनेज्ड सर्विस बहुत सारे फीचर्स देता है, और जो यूज़ केस है क्लाउड SQL इंस्टेंस या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज़ करने का, वो कोई बताएगा क्या क्या यूज़ केस होता है? क्यों हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस? ताकि इजीली क्वेरी कर सके हम, मतलब डेटा को। ईज़िली क्वेरी कर सके। और कोई अगर रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस? जैसे कि तुम्हारा एप्लीकेशन है, राइट? उस एप्लीकेशन के अंदर तुमने यूज़र डेटाबेस बना रखा है। जब भी कोई बंदा तुम्हारे वेबसाइट के अंदर लॉगिन करता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन तुम कहाँ स्टोर कर रहे हो? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में। वो डेटाबेस क्लाउड SQL इंस्टेंस हो सकता है? वैसे भी देखो ना, जब तुम यूज़र को लॉगिन करने बोलते हो, तो उसमें एक एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं कि भाई तुम अपना नाम बताओ, अपना जीमेल बताओ, है ना? पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, है ना? आगे की नोटिफ़िकेशन चाहिए कि नहीं? सो ये इस तरह का डेटाबेस है कि हम लोग इसको एज़ अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस ट्रीट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है दैट इज़ क्लाउड SQL इंस्टेंस। क्लियर? ओके? Yeah. ओके। तो अब क्या आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और यही वो डेटाबेस है जिसमें आगे हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं कुछ 1-2 लेक्चर्स के बाद, उसमें एज़ अ डेटाबेस क्लाउड SQL इंस्टेंस यूज़ करेंगे। सो उसमें मैं तुम्हें सिखाऊँगा कि कैसे तुम्हारे एप्लीकेशन के थ्रू तुम इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके? और कैसे कोई नया यूज़र अगर तुम्हारे वेबसाइट पे आता है तो उसका डेटा यहाँ कैसे सेव होगा, कैसे तुम क्वेरी करोगे, राइट? कैसे तुम पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करने वाले हो एंड दो ऑल दोज़ इन्फॉर्मेशंस, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि आज क्या-क्या पढ़ना है। सो अगर तुम क्लाउड SQL का इंस्टेंस देखोगे, सो ये अच्छा है फॉर द रीजनल प्रोस्पेक्ट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि क्लाउड SQL इंस्टेंस जो है वो रीजनल के लिए अच्छा रहता है। इट मीन्स कि अगर मेरे यूज़र्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलॉन्ग करते हैं या फिर एक मल्टी रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, देन उस केस में हमारा जो क्लाउड SQL इंस्टेंस रहता है वो बहुत अच्छा है। इट मीन्स लाइक अगर मेरे यूज़र जो है वो सिर्फ़ एशिया के हैं। कहाँ के हैं? सिर्फ़ एशिया। तो इसके अंदर इंडिया रीजन भी आता है, इंडिया आएगा, सिंगापुर आएगा, राइट? तो सिंगापुर आ गया, इंडोनेशिया आ गया, है ना? यूके आ गया। सो अगर मेरा हाँ, मल्टी रीजन टाइप का अगर भी यूज़ केस होता है ना, तो तुम मतलब कैसा होता है कि तुम सिर्फ़ क्लाउड SQL इंस्टेंस जो है ना वो रीजनल बना सकते हो, ठीक है? तुम्हें अगर स्पैन करना है मल्टी रीजनल या फिर अक्रॉस द ग्लोब, ऑल तो अराउंड द स्पैनर वर्ल्ड, यूज़ करेंगे। तो उस केस में आता है हमारा सॉल्यूशन क्लाउड स्पैनर, ठीक है? तो डिफरेंस समझ में आया? जो हमारा नया सर्विस है दैट इज़ अवर क्लाउड स्पैनर। तो क्लाउड स्पैनर भी हमारा एक डिफरेंट सर्विस है।
बट वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। बट ये स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हम तब यूज करते हैं जब हमारा यूज केस क्या हो, मल्टी रीजनल या अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको अक्रॉस द ग्लोब सर्व करना है, राइट, आंख बंद करके कहाँ जाओगे तुम, क्लाउड स्पैनर। और अगर मेरा यूज केस रीजनल है, बस इंडिया में ही है मेरे यूजर्स, राइट, कहाँ जाओगे, क्लाउड SQL इंस्टेंस। क्लियर, दोनों के दोनों मतलब लाइक क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं, बट दोनों का यूज केस ये मेजर है जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश होते हैं। एक होता है मल्टी रीजनल या अक्रॉस द ग्लोब, और एक होता है रीजनल। और दोनों के दोनों किस टाइप के डेटाबेसेस हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस। क्यों ये जोनल नहीं कर सकते हम लोग इसको? जोनल भी कर सकते हैं फॉर द क्लाउड SQL इंस्टेंस, क्योंकि कैसा है, अगर तुम क्लाउड स्पैनर, हमें पता है कि वो कॉस्टली होता है, हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता है, नहीं जाते ज़्यादा डीप में, बट वो अगर तुम अपने रीजनल यूज केस के लिए अप्लाई करोगे, सो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना। बाकी तुम्हारा जो क्लाउड SQL इंस्टेंस है वो तुम जोनल भी बना सकते हो, अगर तुम HA मोड अनेबल नहीं करना चाहते, ठीक है। बट गुड प्रैक्टिस क्या बोलती है, HA होना चाहिए, इनकेस अगर कोई जोन फेलियर हो गया तो हमारा डेटा जो है, हमारा डेटाबेस सिक्योर है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का जो डेटाबेस होता है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वहां पर तुम्हारे यूजर्स का क्रिटिकल डेटा है। इनकेस अगर तुम अगर बैंक इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, राइट, तो जब यूजर्स आता है वो अपने आधार कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन सारा तुम्हें देता है, राइट, तो वो डेटा कभी लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात की श्योरिटी तुम्हें रखनी है, राइट। और उस सिक्योरिटी को रखने के लिए तुम HA कॉन्फ़िगर करते हो, DR कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, डिजास्टर रिकवरी, ओके। सो ये सारी चीजें प्लान करके चलनी पड़ती है, ओके। तो HA में यूज करना, बट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, या फिर तुम अगर कोई डेमो एप्लीकेशन बना रहे हो, गो विद द जोनल वन, राइट। बट इस बात का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हें। तो आगे क्लाउड स्पैनर, ठीक है, इस पे ज़्यादा जा सकते हो और डीप डिग आउट कर सकते हो, बट मेन जो डिफरेंस है इन बिटवीन क्लाउड SQL इंस्टेंस एंड क्लाउड स्पैनर, तो अगर तुम्हारा यूज केस मल्टी रीजनल या अक्रॉस रहेगा तो जाओ क्लाउड स्पैनर के पास, अगर रीजनल यूज केस है तो क्लाउड SQL का। और जब तुम एस का एग्जाम दोगे तो मे भी तुम फेस करोगे इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पर तुम्हें बोलेंगे कि लाइक यू आर द क्लाउड इंजीनियर ऑफ XYZ कंपनी एंड योर कंपनी इज सर्विंग the application across the globe, yeah, all around the world, right, and they want a feasible solution who can like scale horizontally and serve all those clients, right। तो उस केस में जहां पर तुम्हें दिख गया कि हाँ भाई ये मल्टी रीजनल टाइप का यूज केस है, आंख बंद करके कहाँ जाओगे, क्लाउड स्पैनर के पास, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा खत्म होता है फॉर द स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है ना, कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के लिए, राइट, ये भी हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए भी कैसा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, दैट इज क्या, क्लाउड स्टोरेज बकेट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब आते हैं, तुम्हें तीसरा टाइप का डेटाबेस भी, हाँ, वो सारी चीजें ना उसमें आती हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो अगला टाइप का डेटाबेस आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब तुम्हें पता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बोले तो जैसे कि क्लाउड डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, क्लाउड डेटा स्टोर हो गया, क्लाउड फाइल स्टोर हो गया, फायरबेस हो गया, राइट। और तुम्हारा क्या आता है, मेमोरी स्टोर हो गया, मेमोरी स्टोर हो गया, राइट, सॉरी स्टोर आएगा यहाँ पे, मेमोरी स्टोर हो गया। और तुम्हारा डेटाबेस बहुत सारे हैं, और तुम्हारा डेटाबेस क्या आ सकता है, तुम्हारा बिग टेबल आता है, फाइल स्टोर, राइट, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा बिग टेबल। तो जल्दी से देखते हैं कि ये सारे जो डेटाबेसेस हैं वो कब और किस टाइम पे यूज करने हैं।
तो सबसे पहले सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसा होता है? इन केस अगर मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा है दैट इज़ फिक्स्ड एंड साथ में कुछ ऐसा भी डेटा है दैट शुड डायनेमिक डायनेमिक हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, डायनेमिक इन द सेंस जैसे तुम लोगों को वो वाला एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफ़िकेशंस हैं क्लास में, जिनके पास तो बहुत सारा है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो फ़ील्ड है वो डायनेमिक काइंड ऑफ थिंग है। चेंज हो सकता है, राइट? तो अगर तुम लोग एक यूज़ केस लोगे ना, सो सपोज़ मैं एक आईओटी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। किस पे काम कर रहा हूँ? आईओटी एप्लीकेशन पे। तो आईओटी में अगर मेरे पास सपोज़ 10 सेंसर्स हैं, सपोज़ टेम्परेचर सेंसर हो गया, सपोज़ स्पीड सेंसर हो गया, सपोज़ एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो गया, ठीक है? अगला सर्वो मोटर हो गया। तो हर एक जो सेंसर होता है ना, वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स देता है हमें। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर जो होता है, वो हमें क्या बताएगा? सिर्फ बताएगा डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में एक पैरामीटर दे रहा है, दैट इज़ आवर टेम्परेचर। स्पीड वाला भी क्या करता है? सेम चीज़, राइट? एक एक ही पैरामीटर के अंदर किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। एक्सेलेरोमीटर सेंसर जो है वो एक्स, वाई, ज़ेड 3 डायरेक्शन में हमें डेटा देता है। तो यहाँ पर देखो कैसा हो रहा है, हमारे जो मेन पैरामीटर है दैट इज सेंसर्स, बट एक हर एक सेंसर का जो वैल्यू है वो अलग-अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं? अलग-अलग हो रहे हैं। सो अगर हमारे पास इस टाइप का यूज़ केस है, जहाँ पर हर एक जो वेरिएबल है, हर एक जो पैरामीटर है, वो अलग तरह से वैल्यूज़ दे रहा है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें डिफरेंस है, तो हमारा जो यूज़ केस है वो अंडर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है? इसमें वैल्यूज़ जो है वो डायनेमिक रहती है। तो इस तरह का अगर तुम्हारे पास यूज़ केस है, तो हम यूज़ करेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के डिफरेंट सेमी स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस। पहला सेमी स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन है तुम्हारा क्लाउड फायर स्टोर। कभी तुमने फायरबेस सुना है क्या? हाँ, वो ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। ऑथेंटिकेशन होता है, एक तरह का वो डेटाबेस है। हुँ, गूगल गूगल ऑफ़र करती है, तुम लोग अपने जो स्मॉल एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं ना, वो तुम फायरबेस पे भी होस्ट कर सकते हो। उसी का एडवांस वर्ज़न है हमारा फायरस्टोर, जो कि नेटिवली प्रेज़ेंट है हमारे गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। तो अगर तुम्हारा यूज़ केस है, बहुत स्मॉल काइंड ऑफ स्मॉल एप्लीकेशन है तुम्हारा, जिसमें सेमी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ डेटाबेस की ज़रूरत है, तो तुम आँख बंद करके जा सकते हो फायर स्टोर के साथ, ओके? नेक्स्ट तुम्हारा आता है क्लाउड डेटा स्टोर, डेटा स्टोर। ये जो फायर स्टोर है ना, इसी का एक्सटेंडेड वर्ज़न है डेटा स्टोर। इसमें क्वेरी वगैरह करना और डेफिनेशन वगैरह जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग मतलब दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सेमी स्ट्रक्चर डेटा है जो कि मिड स्केल काइंड ऑफ अगर तुम्हारा एप्लीकेशन है, कैसा एप्लीकेशन है? मिड स्केल का काइंड का, तो तुम उसके लिए डेटा स्टोर यूज़ कर सकते हो। क्लियर ये चीज़? अगर तुम्हारे स्मॉल एप्लीकेशंस हैं, गो विथ फायरबेस और फायरस्टोर। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन मिड स्केल का है, जस्ट गो विद द डेटा स्टोर फॉर योर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है? अब अगला आता है, अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत लार्ज है, ठीक है? बहुत लार्ज है मतलब जैसे मैंने आईओटी एप्लीकेशंस की बात की। अब आईओटी एप्लीकेशन में तुम देखते होगे कि एक सेंसर नहीं रहता, वहाँ पर थाउज़ेंड्स ऑफ सेंसर रहते हैं और ऑल द टाइम वो सेंसर्स रीड राइट कर रहे हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ सेंसर, ठीक है? एक अगर मेरे को कोई एंटरप्राइज़ है या कोई कंपनी है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि आप आईओटी का सेटअप कर दो। आईओटी का सेटअप मतलब जब एम्प्लॉइज़ आएँगे, लाइट वगैरह ऑन कर दो, टेम्परेचर वगैरह सेंस करते रहना, बेस्ड ऑन दैट तुम वो फव्वारे होते हैं ना, स्प्रिंकलर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो सारे भी सेटअप करने हैं। तो ये सारा जब सेटअप हम करते हैं, तो वो सारे जो सेंसर्स जो भी मैंने लगा रखे हैं उस पूरी इंडस्ट्री में, वो सारे सेंसर ऑल द टाइम डेटा कहाँ भेज रहे हैं? डेटाबेस पे। क्लाउड हाँ, में। और क्लाउड में डेटाबेस में ही भेज रहे हैं ऑब्वियसली, राइट? तो तुम अज़्यूम कर सकते हो कि अगर मेरे पास थाउज़ेंड्स ऑफ सेंसर अवेलेबल है और हर एक टाइम वो इतना सारा डेटा भेज रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा है?
अज्यूम कर सकते हो मोर देन टेराबाइट्स पेटाबाइट्स डेटा होगा ना, क्योंकि एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ सेंसर, अगर एक एमबी भी भेज रहे हैं वो उससे कम रहता है बेसिकली, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पर हम डील कर रहे हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम कर रहे हैं। तो इस यूज केस के लिए हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है, दैट इज अवर क्लाउड बिग टेबल। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि क्लाउड बिग टेबल यूज में किस पर्टिकुलर यूज केस के लिए हम यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑफरिंग अवेलेबल है, दैट इज अवर क्लाउड मेमोरी स्टोर। ठीक है, अब बेसिकली क्या रहता है, हम लोग कैशिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए हम ओपन सोर्स में यूज करते हैं रेडिस। सुने हो कभी? इसी का जो मैनेज्ड वर्जन है ना, नॉर्मल केसेस में हम लोग कैसे करते हैं, ओपन सोर्स रेडिस यूज करते हैं। इसी का मैनेज्ड वर्जन क्या है, क्लाउड मेमोरी स्टोर। सिंपल। तो हमें कैसे याद रखना है कि जो भी फीचर्स क्लाउड में अवेलेबल रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि हमने गूगल कुबरनेटिस इंजन पढ़ा, वो क्या है, मैनेज्ड KTS है फॉर द बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्ट ना। हमने क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस पढ़ा, वो भी हर एक जो डेटाबेस होता है वो ओपन सोर्स है ना, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल या विंडोज सर्वर है ना, उसी का मैनेज वर्जन है। सो हर एक जो फीचर, मोस्टली जो भी फीचर्स क्लाउड में अवेलेबल हैं, वो किसी ना किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मैनेज्ड वर्जन है। सो इन द सेम मैनर तुम्हारा ये जो मेमोरी स्टोर है, वो रेडिस जो ओपन सोर्स मेमोरी कैशिंग के लिए यूज करते हैं, उसी का मैनेज वर्जन है। क्लियर? अब लास्टली आता है हमारे पास एक और ऑफरिंग अवेलेबल है, दैट इज अवर क्लाउड बिग क्वेरी। और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब अगर तुम जाके मतलब इंडस्ट्री में देखोगे, ठीक है, तो मोस्टली जो क्लाइंट है गूगल क्लाउड के अंदर दो चीजों के लिए हैं। फर्स्ट वन इज फॉर GKE, सेकेंड वन इज फॉर द बिग डेटा एनालिसिस। और इस बिग डेटा के डोमेन के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है बिग क्वेरी। तो एक तरह का ना ये क्या करता है पता है क्या, तुम एक इंटरैक्टिव सेल देता है सीक्वल का, वहां पर तुम अपने सीक्वल सर की क्वेरीज रन कर सकते हो, तुम वहां पर डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, डेटा सेट बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, और गूगल के अंदर जो भी फीचर्स अवेलेबल है उसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो विद योर बिग क्वेरी। जैसे कि सपोज क्या होता है, तुम्हारा कोई वेबसाइट है, उसमें तुम ना बिजनेस एनालिटिक्स का डेटा पहले डेटाबेस में सेव करते हो, और वो सारा डेटाबेस उठा के डाल दो बिग क्वेरी पे, है ना। बिग क्वेरी में तुम्हारे पास एक सीक्वल का इंटरैक्टिव सेल मिलता है, एक डैश ऐसा क्या बोलते हैं, कमांड लाइन बोल सकते हो, वहां पर तुम क्वेरी डालो और तुम ऑटोमेटिकली उस क्वेरी को एनालाइज कर सकते हो कि क्या रिजल्ट्स आने वाला है, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे इसी के साथ एक फीचर इंटीग्रेटेड है, दैट इज डेटा स्टूडियो। कभी सुने हो डेटा स्टूडियो? सुने हो? नहीं सुने क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ये गूगल का ओपन सोर्स मतलब लाइक फ्री प्रोडक्ट है, जिसमें क्या कर सकते हो तुम, जैसे देखो एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, ये इसका परसेंटेज इतना था, इतना इतना यूटिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, वो सारी चीजें तुम जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह का, तो वो तुम ये चार्ट्स वगैरह तुम बना सकते हो, वो भी इंटरैक्टिव ना, ऐसा नहीं, और तुम्हारा डेटा जैसे जैसे चेंज होगा ऑटोमेटिकली यहाँ भी डेटा चेंज होगा, ऐसा भी तुम बना सकते हो, डायनेमिक काइंड ऑफ थिंग। सो अभी कैसा हो गया, तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है जिसमें तुम क्या कर रहे हो, यूजर का डेटा ले रहे हो, उसको एनालाइज करके अब यूजर को तुम इनसाइट्स देना चाहते हो कि उस डेटा से एक्चुअल में क्या आउटकम निकला, है ना। तो उसके लिए तुम सिंपली क्या कर सकते हो, यूजर का डेटा लो, बिग क्वेरी पे डालो, उसको एनालाइज करो विद द सीक्वल क्वेरी, इसको तुम ऑटोमेट भी कर सकते हो, और उससे जनरेट करो डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड्स, और वो डैशबोर्ड्स यूजर को तुम क्या कर सकते हो, एज अ ऑफरिंग दे सकते हो,
तो ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट बन गया। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज करंटली यूजिंग द सेम मेथड। वो क्या करते हैं, क्लाइंट से डेटा लेते हैं, बिग क्वेरी में डालते हैं, सीक्वल क्वेरी करते हैं, डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड बनाते हैं और क्लाइंट को देते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये भी एक बिजनेस है, एक तरह की कंपनी वो सेट कर सकते हो ऐसा। और इस चीज के लिए गूगल जो है वो बेस्ट है, और गूगल का जो ये बिग क्वेरी का प्रोडक्ट है ये बेस्ट सोल्यूशन है। क्लियर? कब यूज करना है बिग क्वेरी, क्लियर हुआ? अगर मैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारा बिग टेबल में जो डेटा था वैसा टाइप का डेटा है, उसके साथ भी काम कर रहा हूँ मैं, तो बिग क्वेरी में लाके मैं इजीली उसको क्या कर सकता हूँ, क्वेरी कर सकता हूँ। ऑल्सो वन मोर फीचर इज हियर, दैट इज BQML। इसका मतलब क्या है, बिग क्वेरी मशीन लर्निंग। अब बेसिकली क्या होता है पता है क्या, बिग क्वेरी मशीन लर्निंग में तुम चाहो तो जो भी डेटा तुम यहाँ पर डाल रहे हो बिग क्वेरी के अंदर, उसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू तुम मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बना सकते हो, और तुम्हारा बिग क्वेरी मॉडल खुद से बता देगा कि उसमें क्या आउटपुट आने वाला है। कभी अगर टाइम मिले तो जाके बस गूगल पे सर्च करना, क्लाउड स्किल बूस्ट का लैब मिल जाएगा इसके ऊपर, और बहुत सही चीज है। सो तुम्हारा जो बिग क्वेरी है ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स का सोल्यूशन नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हें लाइक रिलेटेड टू मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस भी दे रहा है इन द सेम प्लेटफॉर्म, और उसके साथ साथ तुम्हें एनालिटिक्स करके भी दे रहा है। तो एक तरह से ये फुल सूट है। इसीलिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो बिग क्वेरी सोल्यूशन है वो वाइडली यूज होता है फॉर द बिग डेटा। क्लियर? ओके, अब इसके बाद एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता था आज, फिर हम एक अलग से जाएंगे, दैट इज अवर फाइल स्टोर। सॉरी, ये थोड़ा पेन छोटा हो गया। ओके, दैट इज अवर फाइल स्टोर। फाइल स्टोर बोला मैंने, ऊपर फायर स्टोर बोला था। ओके सो याद रखना ये चीज। तो जस्ट मुझे एक चीज बताओ, ये फाइल स्टोर है, ऊपर वाला फायर स्टोर था। ओके, सो दोनों अलग अलग है, याद रखना। फायर स्टोर बोलूं तो वो सेमी स्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए यूज होता है, और फाइल स्टोर अगर बोलूं तो ये एक तरह का NFS सर्वर है। ठीक है, तो किसी ने सुना है NFS क्या होता है बेसिकली? हाँ वही, मतलब डायरेक्टरीज होती है इसमें, सुनने में लगता है। और कोई? NFS सर्वर क्या होता है? ओके, माउंट पर, करेक्ट। सो बेसिकली क्या रहता है, एज यूजुअल, सही बोला तुम लोगों ने भी, ठीक है। NFS सर्वर बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क फाइल्स सिस्टम रहता है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग भी बोलते हैं। तो अगर सपोज हमारा कोई यूज केस है, मेरे पास 4 एप्लीकेशन के पॉड्स हैं, या फिर 4 एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन अदर अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है, बट इनमें जो डेटाबेस है वो अगर मैं कॉमन चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो अगर मैं कॉमन स्टोरेज शेयर कर रहा हूँ अदर अदर लोकेशंस को या अदर अदर एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम, जैसे तुम गूगल ड्राइव पे क्या करते हो, कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर रहते हो, और उस फोल्डर के अंदर जो भी बंदे को शेयर करना है उनके जीमेल्स डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते रहो। तो उन सब के लिए ये जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है दैट इज कॉमन। सो इट मीन्स दिस इज NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग या नेटवर्क फाइल सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश किया तुम लोगों ने। तो ये यूज केस तुम्हारे एप्लीकेशन में भी आता है, जहां पर जैसे कि तुम्हारा मीट वाला एप्लीकेशन याद है क्या, मैं बोल रहा था तुम्हारा एप्लीकेशन 2 टाइप का होता है, स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है ना। तो उस केस में देखो, पहला जो तुम्हारा एप्लीकेशन है या पॉड है ना, इसके पास अगर 50 यूजर्स को लाइक ग्रैब करने की कैपेसिटी है ना, तो जब 51 वाला यूजर आएगा तो वो 51 वाला यूजर तो इस पर्टिकुलर पॉड में स्पिन अप होगा, या उसका डेटा यहाँ रहेगा, है ना। तो इन 50 लोगों को, इन 50, ये 51th जो आया बंदा, इसका इसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, या जो ये 51th वाला यूजर है, पहले से 50 बंदे अवेलेबल है, कैसे पता चलेगा?
तो ऐसे टाइप का अगर यूज़ केस है हमारा, जहाँ पर हमें डेटा को कॉमनली शेयर करना है ना? तो ऐसे सिनेरियोज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जहाँ पर तुम्हारा एक स्टोरेज लोकेशन रहता है दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल। और इस पर्टिकुलर एनएफएस के लिए हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में सॉल्यूशन अवेलेबल है दैट इज़ फाइल स्टोर इंस्टेंस। ठीक है? और ये सेम है जैसा तुम्हारा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। समझ रहे हो? ये भी एक तरह का एक डेटाबेस एक इंस्टेंस बनाएँगे, उसका एक आईपी एड्रेस तुम्हें मिलेगा, इंटरनल आईपी बेसिकली, और वो आईपी एड्रेस तुम किसी भी एप्लीकेशन से माउंट कर दो और उसके बाद तुम जैसे ही एप्लीकेशन ऑन करोगे उसका डेटा इस फाइल स्टोर में इंस्टेंस में सेव रहेगा और उसको तुम चाहो तो अक्रॉस शेयर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? नहीं, ये एनएफएस थोड़ा-सा ऊपर वाला टॉपिक है, बट मैं जस्ट तुम्हें एक क्विक देना चाहता था, इसीलिए बता दिया कि एनएफएस होता क्या है और ये तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो, गूगल ड्राइव पे, राइट? एक फ़ोल्डर बना दिया, एक फ़ाइल ले ली, उसको शेयर कर दिया 10 लोगों के साथ। सो सेम मैनर में हम फाइल स्टोर इंस्टेंस में भी डेटा सेव करते हैं और वो डेटा अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म, अक्रॉस द एप्लीकेशंस यूज़ होता है। तो ये था सारे स्टोरेज सॉल्यूशंस जो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि किस तरह से, किस टाइम पे, किस पर्टिकुलर यूज़ केस में हमें कौन-सा स्टोरेज ऑफरिंग यूज़ करना है। फाइल स्टोर का क्लियर हुआ, बाकी क्लियर है? ओके, सो जस्ट मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा, जहाँ पर तुम मुझे बताना कि कौन-सा स्टोरेज सॉल्यूशन बेस्ट होगा इन इन अ स्पेसिफिक यूज़ केस। तो तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? करेक्ट। सो यहाँ पर देखो, जैसा हमने जो भी हमें अभी तक पढ़ा है इन द स्टोरेज ऑफरिंग, है ना? सो जैसे लास्ट टाइम हमने कंप्यूट इंजन के साथ एक फन एक्टिविटी की थी, राइट? इन द सेम मैनर यहाँ पर स्टोरेज ऑफरिंग के साथ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि जो भी डेटा है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड या सीक्वल, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या नो सीक्वल काइंड ऑफ डेटा रहता है, और एक होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फाइल्स होता है, राइट? ये सारा डेटा, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, कौन-कौन सा सॉल्यूशन अवेलेबल है? बोलो। SQL, Spanner, बिल्कुल। बिग क्वेरी क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको ना सीक्वल का इंटरैक्टिव सेल मिलता है ना? तो वहाँ पर हम सीक्वल क्वेरीज़ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिल सकता है। इसीलिए सीक्वल यहाँ अवेलेबल है, ठीक है? अब क्लाउड सीक्वल और क्लाउड स्पैनर में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस तुम्हें बताया था मैंने। करेक्ट, ठीक है? तो अभी इन तीनों में से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर ओएलटीपी लिख रहा होगा, ओएलएपी लिख रहा होगा। तो तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या है ये? तो और बेसिकली बिग क्वेरी ओएलटीपी, वाला एनालिटिक्स। करेक्ट, एनालिटिक्स से रिलेटेड। तो जैसे मैंने बताया कि बिग क्वेरी जो है वो फुल एक सूट है। तुम अपना डेटा डालो, उस पे क्वेरी करो, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, यूज़र्स को भेज सकते हो। तो ये सारा जो एनालिटिक्स वाला जो पार्ट है, बिग डेटा सॉल्यूशंस जो है, वो हम किसके साथ कर सकते हैं? विद द बिग क्वेरी। और अगर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करना है, इट मीन्स अगर कोई यूज़र आ रहा है जो पहले से लॉग्ड इन है, उसका इन्फॉर्मेशन फेच करके उसको ऑथेंटिकेट करना और लॉगिन करना, ट्रांज़ैक्शंस होने हैं। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करते हैं? क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस के लिए या फिर स्पैनर में स्टोर करेंगे। जैसे कि तुम्हारा जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस वगैरह जो होता है, बैंकिंग वाले। बैंकिंग वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन इन्हीं डेटाबेसेस में स्टोर होता है। तो अब तुम्हें लग रहा है क्या कि तुम्हारे आस-पास जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक है, जो भी तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, उसका बैकएंड क्लाउड में कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है ना? तो ये क्लैरिटी हमें चाहिए कि अगर हम रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस देख रहे हैं आस-पास, अच्छा तुम्हारा एप्लीकेशन इस तरह का है, तो तुम इस तरह का यूज़ कर रहे होगे बैकएंड, है ना? ये अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। अब आते हैं हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, मैंने पढ़ाया तुम्हें, अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स वगैरह, किसी भी टाइप का पीडीएफ हो, एमपी3 हो, इमेजेस हो, राइट? और अगर मेरा कोर्सेरा काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, तो उसका डेटा मैं कहाँ स्टोर करूँगा? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज बकेट में,
राइट? ऑल्सो अगर मेरे पास कोई स्टैटिक कंटेंट है, अगर मेरे को कैशिंग करनी है, या सीडीएन वगैरह, अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिकल में नहीं किया है, इसलिए तुम्हें आइडिया नहीं, बट अगर हम सीडीएन वगैरह एनेबल करते हैं ना, तो हमारे डेटा हम बकेट में रखते हैं फॉर द स्टैटिक कंटेंट सेव करने के लिए। जैसे कि देखो ना, अगर तुम देखोगे कि कोर्सेरा वगैरह की साइट है ना, उसमें स्टैटिक कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने स्टोर कर दिया क्लाउड स्टोरेज बकेट में। बट उसको सर्व करने के लिए अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसको वीडियो लोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वो सेकेंड टाइम अगर आए, तो हम चाहते हैं उसको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, राइट? जैसा वेबसाइट में कैशिंग होती है। सो फॉर दैट हम सीडीएन एनेबल करते हैं इन फ्रंट ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो ये सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा डीप डिकोड नहीं करते, अभी आते हैं सेम स्ट्रक्चर पे या फिर नो सीक्वल काइंड ऑफ डेटाबेस। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया 4 टाइप का सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। क्लाउड डेटा स्टोर है, फायर स्टोर है, बिग टेबल है, मेमोरी स्टोर है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर अगर अभी तुम देखोगे, तो अगर लेस देन टेराबाइट्स ऑफ डेटा अवेलेबल हो, तो हम यूज करते हैं डेटा स्टोर या फिर फायर स्टोर, ओके? अब लेस देन डेटाबेस में भी, और एक चीज है यहाँ पर कि तुम एट अ टाइम कोई एक ही यूज कर सकते हो। ये दोनों ना एक ही ऑफरिंग है, या तो तुम क्लाउड फायर स्टोर यूज करो, या तो तुम क्लाउड डेटा स्टोर यूज करो इन योर प्रोजेक्ट। एक्सपेंसिव इसमें से क्लियर? कौन सा है? डेटा स्टोर वो एडवांस मोड है फायर स्टोर का ही। एक होता है नेटिव मोड, दैट इज आवर फायर स्टोर, और एक होता है हमारा डेटा स्टोर मोड। तो ये है वो। अच्छा, क्लियर? अगर मेरा स्मॉल एप्लीकेशन है, फायर स्टोर के साथ जाओ। अगर मिड रेंज है, डेटा स्टोर के साथ जाओ। क्लियर? ये है ना? अब अगर मेरे एप्लीकेशन में मुझे कैशिंग वगैरह करनी है ताकि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं अपने क्लाइंट को, सिंपल सोल्यूशन, रेडिस का ही मैनेज वर्जन क्या है? मेमोरी स्टोर। रजिस्टर। और अगर मैं IoT काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहा हूँ, जहां पर मोर देन टेराबाइट्स ऑफ डेटा के साथ डीलिंग कर रहा हूं मैं, राइट? ऐसे नॉट क्लाउड बिग टेबल, मोर देन टेराबाइट्स ऑफ डेटा, ऋषभ। हाँ, मोर देन टेराबाइट्स, बहुत सारे, बहुत ज्यादा। तो जैसे मेरा IoT एप्लीकेशन है, थाउजेंड्स ऑफ सेंसर है, और ऑल द टाइम वो डेटा इंजेस्ट कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा जिस डेटा है? जिसमें हाई रीड और राइट हो, वो बिग टेबल। बिग टेबल हो जाएगा, करेक्ट? सो ये चार्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब तुम्हें पूरा क्लियर पिक्चर आ रहा है क्या, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा एप्लीकेशन इस तरह का है, तो तुम मुझे इसमें से देख के सोल्यूशन बता सकते हो कि तुम्हारे लिए ये स्टोरेज सोल्यूशन बेस्ट रहेगा? क्लियर? चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं वो भी दिखा देता एक बार कि एक्चुअल में कैसा लगता है ये तुम्हारा स्टोरेज ऑफरिंग। एक मिनट। स्टोरेज ऑफरिंग में आना है हमें। इन सबका एक इंटरेक्टिव सेल तो मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कैसा दिखता है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। नाउ यू नो कि स्टोरेज ऑफरिंग कौन कौन से होते हैं, कंप्यूट ऑफरिंग कौन कौन से होते हैं। एक चीज बच गया, नेटवर्किंग ऑफरिंग। सो वो भी शायद बता दूं मैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और एक नया टैब ऑन कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बढ़िया। सो ये मेरा जीसीपी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर अगर तुम जाओगे, यहाँ नीचे ये सारी चीजें अब हमें आती है, IAM हमें आता है ना? यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज बकेट अवेलेबल है, BigQuery अवेलेबल है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि BigQuery कैसा दिखता है, लेट्स सी, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डेटा सेट्स इसने पहले इंपोर्ट कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो क्वेरी। जैसे मैंने बोला था कि यूजर से हमने डेटा लिया और SQL की क्वेरीज की, उससे जनरेट किया डैशबोर्ड और उनको भेज दिया,
और ये तुम ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये शेड्यूल जो क्वेरीज अवेलेबल है। डेटा ट्रांसफर है ये MySQL या कहाँ पे ट्रांसफर करना है? वहाँ पर कैसा होता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डेटा ट्रांसफर में। तुम क्लाउड स्टोरेज बकेट से इंपोर्ट कर सकते हो, तुम नहीं करते एनेबल इसको, हाँ, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंसेस इंपोर्ट कर सकते हो, सॉरी क्लाउड स्टोरेज बकेट से इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इंजेस्ट कर सकते हो इन द टेबल्स। सो ये डेटा ट्रांसफर सर्विस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अगला आता है शेड्यूल क्वेरीज, तो वही ऑटोमेशन वाली बात हो गई। एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो, पाइपलाइंस वगैरह, इनबिल्ट पाइपलाइंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा कुछ पाइपलाइन बनाना चाहते हो ना कि डेटा आया इस क्लाउड स्टोरेज बकेट में, तो क्लाउड स्टोरेज बकेट से जैसे ही डेटा आया तुम वहां से उठा के यहाँ डालना चाहते हो फॉर द एनालिटिक्स पर्पस, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो वो हम आगे के लाइक क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं इन जीसीपी, ठीक है। सो ये था। और ये देखो, ये जो सेल है ना, यही है, वही बोल रहा था मैं, सीक्वल का सेल है ये, जहाँ पर तुम कोई भी सीक्वल क्वेरीज रन कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद इधर अगर आओगे तुम, तो डैशबोर्ड क्रिएशन वगैरह जैसे क्वेरी करते हो ना, तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन आता है कि इंपोर्ट इन डेटा स्टूडियो वगैरह में का, तो उसके थ्रू तुम डैशबोर्ड्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। अब नीचे आते हैं, हमारा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस हो गया। मोर प्रोडक्ट्स में आते हैं, यहाँ पर कंप्यूट ऑफरिंग लगभग हो गया, सर्वलेस वीनू। स्टोरेज ऑफरिंग में हमने फाइल स्टोर भी देख लिया। फाइल स्टोर क्या है? फाइल स्टोर, नॉट फायर स्टोर। एनएफएस सर्वर होता है, राइट। डेटाबेसेस में हमने बिग टेबल देख लिया, डेटा स्टोर देख लिया, फाइल स्टोर देख लिया, है ना, मेमोरी स्टोर देख लिया, स्पैनर देख लिया, सीक्वल देख लिया, है ना। तो ये चीजें भी हो गई। एक्चुअल में दिखता कैसे है देखना है तो जस्ट गो एंड सी, ठीक है। ये देखो रेडिस आ गया, दिखा क्या? ये मैनेज वर्जन ऑफ रेडिस है। स्पैनर दिख गया। मेमकैश क्या था? मेमकैश मैम कैश वो कैशिंग के लिए यूज करते हैं, एक तरह का मेथड है, जैसे रेडिस है ना अपना, वैसे ही मैम कैश है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, कैशिंग के लिए यूज करते हैं, हर एक का यूज केस अलग है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा था मैं स्पैनर का, देखो यहाँ पर खुद से लिखा हुआ है इसने, स्पैनर इज अ फुल्ली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस, मतलब सीक्वल डेटाबेस दैट ऑफर्स ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी एट द क्या ग्लोब स्केल। ये इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो अगर कहीं पे भी रीजनल यूज केस आए, गो विद द क्लाउड सीक्वल, अक्रॉस द ग्लोब आए स्पैनर, ठीक है। अभिषेक, मैंने पढ़ा था कि स्पैनर मतलब काफी हाई पेटाबाइट्स ऑफ डेटा ले सकता है और सीक्वल हाँ, में थोड़ा कम। तो कम होता हमारे जैसे, मान लीजिए कोई बैंकिंग या मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है जिसके है। पास काफी डेटा आता हो, मतलब हम्म, रिलेशनल डेटाबेस ही, और हम्म, तो वो क्या यूज करेगी, लेकिन कंपनी तो रीजनल है, वो ग्लोबली नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में मान लीजिए काम करती है, तो वो हम्म। स्पैनर यूज करेगी कि सीक्वल यूज करेगी? सीक्वल यूज करेगी बेसिकली। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उनका ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, जैसे कि अगर रीड राइट वाली जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही, नहीं झेल पा रहा तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, तो हम उस केस में, भले ही हमारा यूज केस रीजनल है, राइट, बट हम स्पैनर के साथ जाएंगे ताकि वो जो ऑटो स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी वाली जो चीज है ना, वो हम अचीव कर सके। क्या हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे दो सीक्वल इंस्टेंस बना दें या कुछ ऐसा कर इंटीग्रेट सकते करके कुछ कर दें? कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं कि हम मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे अगर तुम क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस में जाओगे ना, यहाँ पर दिखाएगा कि किस तरह से तुम बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर गया, सीक्वल ही ले रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं बेस्ड ऑन योर यूज केसेस। जैसे कि मेरा हाई इंटेंसिव लोड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, सीपीयू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, प्रोडक्शन ग्रेड का इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अगर तुम आओगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें बताता है, ये तुम्हें खुद से सजेस्ट करेगा कि इसमें से क्या यूज़ करना चाहिए,
देखो यहाँ पर खुद बोला है कि कितना तुम्हारा होल्ड करेगा, तो सबसे बेस्ट होता है हाई मेमोरी। बट इसमें भी देखो यहाँ पर 16 वर्चुअल सीपीयू 104 जीबी ऑफ मेमोरी कर सकते हैं हम लोग, और ये मैक्स टू मैक्स आई थिंक 96 वर्चुअल सीपीयू तक स्पैन हो सकता है। हम्म, तो अगर 96 वर्चुअल सीपीयू के बेसिस पे तुम्हारा परफॉर्मेंस फिट बैठ रहा है ना, तो ये बेटर है। अदरवाइज तुम्हें स्पैनर के बारे में सोचना पड़ेगा, रेदर देन तुम्हारा यूज केस रीजनल है। और जैसे ही तुम चीजें यूज करते हो ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 96 चूज किया, ठीक है, और यहाँ पर 624 सपोज, यहाँ पर दिख रहा है कि रीड और राइट का वैल्यू कितना बढ़ गया। हम्म, रीड मैं कर पा रहा हूँ 60,000 3,000 ऑफ 60,000 एंड राइट भी कर पा रहा हूँ इतना ज्यादा अमाउंट में, और नेटवर्क थ्रूपुट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, राइट। सो अगर ये रीड एंड राइट की वैल्यू जो है, आईओप्स जो है, वो तुम्हारे एप्लीकेशन को सेटिस्फाई अगर करते हैं, देन वी कैन यूज दिस क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। अदरवाइज हमें मूव करना ही पड़ेगा स्पैनर में। बट ऐसा कुछ यूज केस आता नहीं, इतना भी वर्स्ट केस 96 वर्चुअल सीपीयू बहुत ज्यादा होता है, राइट, और हो जाता है वो सेटिस्फाई। ओके, सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज ऑफरिंग। मे बी नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे वीपीसी, और हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि नाउ यू नो कि कौन कौन सी चीजें होती है क्लाउड में, कब किस टाइम पे किसका यूज करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। जस्ट अब वो लर्निंग्स को इंटीग्रेट करना है, हैंड्स ऑन लेना है विद द प्रोजेक्ट, सो दैट यू कैन शोकेस इन योर resume. So yeah, this is all about today. Thank you for joining.